बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मंडे का दिन है और मंडे के दिन आपको पता है कि वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वीकेंड खत्म होता है। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को एंजॉय किया होगा। और साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्तान में जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है वो जारी है, उस हवाले से भी जो है एक मेगा इवेंट है जनाब, और लोग जो है वो बड़ा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। मुल्तान वालों के लिए हमेशा मैं कहती हूँ एक अच्छी, जब भी इस तरह का कोई इवेंट आता है तो एक अच्छा इवेंट आता है शायकीन के लिए स्पेशली जो है ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो उस मैच को एंजॉय कर सकें। बाहर निकलते हैं, फैमिलीज को भी लेके जाते हैं। मैंने कल ये देखा कि काफ़ी लोग जो हैं स्टेडियम में पहुंचे हुए थे, मैच को एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ जो है वो सेल्फीज भी जारी थी इस हवाले से। तो ये तो हाँ जनाब, मैच के हवाले से हमने बात की। और साथ साथ मौसम की अगर हम बात करें तो जनाब मौसम जो है वो दिसंबर का वो काफ़ी बेहतर है। सर्दियाँ उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरह हम सर्दियों को एंजॉय करना चाहते थे कि दिसंबर में अच्छी खासी ठंड होती थी, लेकिन उस लिहाज से मौसम जो है वो काफ़ी गर्म भी दिखाई देता है क्योंकि दोपहर में वैसे ही हल्की हल्की गर्मी होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इस मौसम में जो है वो वायरल डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिश ना होने की वजह से बच्चों में स्पेशली हम देखते हैं नज़ला, जुकाम, खांसी और इस तरह की। तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी रखना है और इसी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जनाब। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद वहीद रजा बुखारी साहब, जो कि उम्मीदवार बराए सदारत डिस्ट्रिक्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में मुख्तलिफ अखलाकी बुराइयों के साथ, बीमारियों के साथ एक बीमारी हसद की भी फैलती चली जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा से फरमाया कि दो चीज़ें मोमिन इंसान के दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। यानी जो शख्स ख़ुद को मोमिन कहता है फिर वो हसद करता है तो ईमान और हसद कभी एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी ईमान से मुराद क्या है? अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान। जो अल्लाह को देने वाला मानता है कि अल्लाह अता करने वाला और बंदों को देने वाला है, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे को उसके अमल के हिसाब से अता करेगा, या इंसान का फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। जो इन बातों पर ईमान रखता है, भला वो हसद कैसे कर सकता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात समझाई। यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला कभी भी हसद नहीं कर सकता। उसे इस बात का यकीन और ईमान होता है कि अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो वो उसके लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। अगर मुझे नहीं दिया तो ना देना मेरे लिए इम्तिहान और आजमाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हसद मत करो और बुग़्ज़ भी ना रखो, और ये भी फरमाया कि किसी की टोह में भी मत लगा करो, जासूसी मत किया करो। तो आज हमारे माशरे में जो मर्ज़ बीमारी फैल रही है वो हसद की मर्ज़ है। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे वाक़यात इसी हसद की वजह से हो जाते हैं। यानी हसद में ही एक शख्स दूसरे की जान ले लेता है। अगर एक की औलाद नहीं है, दूसरे की औलाद है, तो जिसकी औलाद नहीं, जो बे औलाद है, वो औलाद वाले की जो औलाद है उसकी जान सिर्फ हसद की बुनियाद पर लेता है। और पहला खून हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का जो बहाया गया था, वो भी उसकी बुनियाद और उसकी वजह भी तो ये हसद थी, जेलसी थी। तो इसलिए कोशिश इस बात की कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जिस हाल में भी पैदा किया, आप उसमें मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। आपके लिए भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन हसद मत कीजिए। जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और शुक्र के साथ मेहनत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और खुदा से ये दुआ कीजिए कि मौला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। और ये जो हसद है ये दर हकीकत बरकत का भी दुश्मन है। यानी एक शख्स में अगर हसद है तो गोया कि उसके रिज्क से, उसके माल से बरकत ख़त्म हो जाती है।
तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हसद से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और हसद वाकई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मुकम्मल तौर पे खा जाती है और बुरी नज़र भी। हम बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि हमेशा हम लोगों की टोर में लगे रहते हैं, कभी हम अपनी चीज़ों को, अपना एनालिसिस जो है वो नहीं कर पाते। हमेशा ये देखते हैं कि अच्छा फलां की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किस तरह कामयाब हो, अगर वो कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसमें भी हम लगे रहते हैं कि अच्छा ये कैसे कामयाब हो गया, इसकी वहाँ पर ये कैसे जगह बन गई। तो हमेशा अपने बारे में सोचें और पॉजिटिव सोचें। लोगों के बारे में जब आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आप खुद भी आपके अंदर जो है वो ये चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हसद हो गया, बुग़्ज़ हो गया, ये मैं देखती हूँ आजकल वाकई लोगों में बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है और बहुत कहते हैं ना गंदी बीमारी की तरह ये आपके जो है जिस्म में फैल चुका है, आपकी सोच पे फैल चुका है। तो हमें इन चीज़ों से निकलना है, बुग़्ज़ को जो है वो ख़त्म करना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। यही ज़िंदगी का असूल होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अच्छा जी, और इसी के साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में। अच्छा जी, आज हम इमरान से बात करेंगे मुल्तान की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और उसके साथ साथ सर से भी जानेंगे इलेक्शन होने वाले हैं, कैसी चल रही हैं इलेक्शन की तैयारियां? इलेक्शन की कैंपेन जी अब आजकल तो बिल्कुल जोरों पे है। लास्ट मंथ आ गया दिसंबर, इसके बाद 14 जनवरी को इलेक्शन है। तो जो जनवरी होता है वो तो नॉमिनेशन से लेके वो इलेक्शन का समझें अरूज का पीरियड वो होता है, लेकिन ये लास्ट मंथ है जिसमें कैंपेन अपने फाइनल स्टेजेस पे होती है। तो आजकल वो आपको देख रहे होंगे, इमरान भाई तो वहाँ पे मौजूद होते हैं अक्सर। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वहाँ पे इस कैंपेन के अरूज को ये कवर भी कर रहे हैं और इस वक्त माशाल्लाह फुल स्विंग पे है, फुल तैयारियां हैं। देखते हैं कि जी कौन जीतता है, ये भी इसमें रहता है ना, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन पे होता है कि लोग बड़ी जोर शोर से तैयारियां कर रहे होते हैं इलेक्शन के हवाले से, और उस तरह आपकी भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, क्या मंशूर है इनका? इलेक्शंस तो हर साल हमारे होते हैं मंशूर, डेफिनेट सी बात है। जो कैंडिडेट्स आते हैं वो अपना अपना एक एजेंडा लेके आते हैं, अपना मंशूर लेके आते हैं। बार के जो मसाइल हैं उसको, मैं चूँकि एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे कैंडिडेट्स के हवाले से वो अपनी बात खुद बताएंगे। तो हम चूँकि प्रोफेशनल वकील हैं, हमारे यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं उसमें हमें सबसे बड़ा मसला होता है बार और बेंच के आपस के कोऑर्डिनेशन का। वहाँ पे चूँकि आजकल जो चल रहा है सिलसिला, उसमें मोस्टली नॉन प्रोफेशनल्स लोग आके इलेक्ट हो जाते हैं पैसे या दूसरी जोर के ऊपर। तो मैं प्रोफेशनल वकील होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि हमारी बार और बेंच का जो हो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ चलना है, कोर्ट्स में हमने अपेयर होना है, हमने जाके वहाँ पर आर्गूमेंट्स करने हैं। अगर जजेस का रवैया हमारे साथ ठीक होगा, हम एक दूसरे के साथ सही चल सकेंगे। इसी तरह से वकला का एटीट्यूड, उसको देखना है कि वो किस तरह लेके चलते हैं। इसी तरह से बार के अंदर जो मसाइल हैं बड़े, कैंटीन के, हमारी सफाई के, सिक्योरिटी के, आजकल गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, उन चीज़ों को हम, वो तमाम चीज़ें मेरे मंशूर में। दूसरा एक चीज़ बड़ी अहम और जो देखी जा रही है पिछले कुछ अरसे से, करप्शन और माली मामलात में जो है ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी बार में। तो हम, मेरे मंशूर में ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने मामलात को, ख़ास तौर पे फ़ंड्स के इस्तेमाल को, जो हमारी बार का फ़ंड्स हैं वो हमारे लिए अमानत के तौर पर दिए जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को वो करूँगा कि हमारी बार के जो फंड्स हैं उनको ओपन रखा जाए और किसी भी बार के नुमाइंदे को ये अख्तियार दिया जाए कि वो जब चाहे आके उन अकाउंट्स को चेक कर सके और उसके ऊपर नज़र रख सके, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर तो हम कहते हैं ना हमारे मसाइल है, साथ वकीलों के भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा जी इमरान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आप तो दिन ब दिन हेल्दी होते जा रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं कि आपकी सेहत जो है वो बड़ी अच्छी होती जा रही है। देखें, एक तो उम्र का तकाजा भी है। सर्दियों में वैसे ही मैं जो थोड़ा हेल्दी हो जाता हूँ, अच्छा। और गर्मियों में फिर वो काम जाते हैं, उसमें थोड़ा सा फिर स्मार्ट हो जाता हूँ। तो ये जो है ये सारा राज है सर्दियों का। सर्दियों में पानी भी घी की तरह, आपको जो है ना वो देसी घी की तरह। और तो मेरी वाली बात की, मैं हमेशा बात ये करती हूँ जब मैं सर्दियाँ आती हैं तो पानी भी पीऊँ ना तो ऐसा लगता है कि आपको पानी भी लग रहा है, आप हेल्दी हो रहे हैं। और जब जैसे गर्मियाँ आती हैं तो
वो तो वैसे ही गर्मी हमारी यहाँ मुल्तान की मशहूर। एक फैक्टर जो है ना वो ये भी हैप्पीली मैरिड लाइफ इनके साथ हुई है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये भी बिल्कुल शादी का लड्डू इनको रास आ गया। और ये शादी का जो लड्डू है वो खाए जो वो भी बचता है और जो ना खाए वो भी बचता है। तो इन्होंने खा के पछता लिया, लेकिन अच्छा पछता रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप भी जानेंगे इस टाइम जो पंजाब बार के जो तमाम वकला हड़तालें जारी हैं, 10वें रोज भी जो है मुकम्मल हड़ताल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आसमा, बड़ा अहम जो एक सवाल है आपकी तरफ से जो है, पंजाब पूरे में इस वक्त हड़तालें, ठीक है, और ये हाई कोर्ट में एक मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था जो एक वाक़या हुआ जिसमें मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं राना आसिफ, उनके और सीनियर जज हैं उनके दरमियान थोड़ी वो तल्ख कलामी हुई। उसके बाद जो है उनको सज़ा हो गई, 3 माह की सज़ा दी गई, जिस पर जो है वो पूरे पंजाब के वकला जो हैं इस वक्त हड़तालों पे हैं। तो गौन पहनने का कोई इशू था, उसका अभी तक 10 रोज़ से मैं समझता हूँ कि मुकम्मल हड़तालें हैं। मुल्तान में भी इस वक्त 10वां रोज़ है, हड़ताल है, दायरी मुकम्मल बंद है, दूर दराज से जितने भी साइल आते हैं, आगे कोई केस की सुनवाई नहीं हो रही। नया केस जो है देखें, किसी की जमानत नहीं हो रही, जेलों में लोग यहाँ पे पड़े हैं। उसके साथ अहम मैटर्स होते हैं, स्टे मैटर्स होते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वो अदालत में अपने रिलीफ के लिए नहीं आ पा रहे। इस 10 दिनों में जितना मैं समझता हूँ आवाम का नुकसान हो रहा है ना, इसमें अब देखें बार और बेंच 2 पहिए हमेशा हम सुनते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और इन्होंने मिल के सालीन को जो है इंसाफ पहुंचाना होता है। लेकिन ये एक बदकिस्मती से ऐसा जो वाक़या हुआ है जिसका अभी तक कोई हल भी नहीं निकाला जा सका। हालांकि मैं समझता हूँ कि वकला और जुडिशरी एक ही हैं, और ये भी मैं समझता हूँ कि पूरे जितने भी मुख्तलिफ तबकात होते हैं सबसे समझदार ये तबकात हैं जिन्होंने दूसरों लोगों के मसाइल जो है हल करने हैं। लेकिन अभी तक हम इसका ये मसला जो है अभी तक नहीं देख रहे हल हो रहा हो। पंजाब बार के 10वें रोज आज मुकम्मल मुल्तान में स्ट्राइक है, आप देखें। हाँ। लोग सुबह से आए हुए हैं अदालतों के बाहर, लेकिन मामला बार और बेंच का मामला कोई तीसरा बंदा हल ही नहीं कर सकता, ना इसमें कोई सियासतदान इन्वॉल्व हो सकता है ना कोई। ये जो बार के बड़े हैं पंजाब बार काउंसिल के बार ओहदेदारान हैं वो हल करेंगे, और जो जुडिशरी है वो मिलके कि किस तरह से हमने लोगों को जो है इंसाफ पहुंचाना है। और ये जो एक तलक कलामी हुई है, जो वाक़या हुआ है, उसमें अब इसमें सारा नुकसान जो है वो लोगों का है। इशू ये है कि 3 माह की जो सज़ा हुई है मेंबर पंजाब बार को, वो कहते हैं ये ना हो। अदालत के अंदर गाउन पहनने पर जो है उस हवाले से थोड़ी जो एक मामला बढ़ा और अदालत ने हज़ार बरमी किया, माफ़ी का कहा, और मेंबर मौजूद हमारे मेंबर पंजाब बार उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिस पे अदालत ने उन्हें जो है सज़ा सुनाई है। अब अदालत मौजूद अदालत ये कहती है कि उस मेंबर को जिसे सज़ा हुई है 3 माह के लिए जेल में जाना चाहिए। वो कहते हैं मेरी इतनी बड़ी सज़ा नहीं है कि मुझे जो है इस तरह से बगैर वो नोटिस दिए, बगैर सुने मुझे ये सज़ा दी। ये एक यानी कि एक किस्म का दोनों के जो तनाव है, जो खिंचाव है वो जारी है, जिसका जो डायरेक्टली जो अवाम है वो नुकसान। अच्छा, फिर अभी जो हम बात करें स्पेशली हमारे यहाँ जो ईगो का मसला आ जाता है ना, ये काम जो है वो बड़ा खराब कर। अब देखें एक ईगो की बात आपने की, एक जज की ईगो, क्या ईगो है ये देखो, लोग सफर कर रहे हैं। हाँ। एक मौजूद जज है या मौजूद मेंबर पंजाब बार है, इंसाफ देना है, जिस पे लोगों की नजरें। हम ये नहीं कहते कौन सही है कौन गलत है, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दायरी बंद है। अब दायरी बंद कौन करता है? अदालतें करती हैं। मुल्तान में आप जब नया केस, मैं आपकी गाड़ी छीन लेता हूँ, आपने ऑटोमेटिकली आपने जाना उसमें अदालत में जाके कहना मुझे इंसाफ दे, मेरी बगैर किसी गाड़ी छीने। अदालत में कोई आप जमा करवाएंगी ना एप्लीकेशन, आप वो एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकती। मुल्तान में दायरी बंद है 10 दिन से आपका कोई एक बंदा अगर किसी छोटे से जुर्म में, जो तेज रफ्तारी में भी आपका बच्चा अगर गिरफ्तार हुआ है तो अभी तक वो अंदर ही है, क्योंकि जब तक उसकी वो दरखास्त पुट नहीं होगी, दायर नहीं होगी, उसके बाद सुनवाई नहीं होगी, वो बाहर नहीं होगा। 10 दिनों से यकीन माने लोग अपने अपने उसमें पड़े हुए हैं। इतना हाल खराब है, मैं कहता हूँ पंजाब पूरे का जो हड़तालें हो रही हैं, अजलास हो रहे हैं,
दोनों एक ही पेज पे खड़े हैं। अदालतों ने दायरियां बंद कर दी हैं कि वकीला को अब दायर नहीं, और वकीलों ने हड़तालें शुरू कर दी हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे मुल्क के मसाइल कम है, लेकिन जो हम लोग सफर कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारी जो सियासी सूरत हाल पे देख लें वो भी स्टेबल नहीं हो रही है। अच्छा, फिर हमारे बड़ों को चाहिए ना। हाँ। देखिए इनसे बड़े भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, हाँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, चीफ हाँ। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बैठे हैं, मिल बैठे हैं ये मामले को सुलझाएं। देखें 10 रोज से हम जो है ना बेबस हैं इस चीज को। अब मैच मुल्तान में क्योंकि मैच की सूरत हाल है, मैं तो डेली वो हड़तालों पे वो कर रहा हूँ, हम रोई पे भी आगाह कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये यकीन करें आसमा आपने जो इशू उठाया ना, ये एक मैं समझता हूँ पंजाब में इससे बड़ा इस वक्त कोई इशू है ही नहीं। इसको हल होना चाहिए। मजीद हमारे ये सीनियर बैठे हैं, हाँ, बिल्कुल इनसे भी आप देखेंगे हाँ। ये क्या इशू क्या है ये हाँ, बताएंगे। वैसे आप भी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस इशू को अभी तक क्यों नहीं हल किया जा सका और हड़तालें जारी हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हम देखें अभी इमरान ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बात की कि इसमें अल्टीमेट सफर जो है वो अवाम है। मैं बीइंग प्रोफेशनल मैं देख रहा हूँ, अब मुझे एक केस है जिसमें मैं समझता हूँ कि लास्ट डे है लिमिटेशन का। तो चूंकि मैं सिविल का वकील हूँ, उस इन्होंने फौजदारी के हवाले से बात की, मैं सिविल के हवाले से, लास्ट डे अगर लिमिटेशन का है और मैं दायर करना चाहता हूँ और वो मेरी दायरी रुक जाती है, तो मेरे तो वो जो लिमिटेशन है अपील करने की, कोई फाइल करने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो उसको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा तो उन्होंने पूछना है कि आपने क्या किया है, आप लेट क्यों आए। तो यहाँ ना कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ है, और हड़ताल की वजह से दायरी बंद होना, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। क्योंकि दायरी ज़रूर होनी चाहिए, वो एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारा आगे, अब नोटिफिकेशन के बगैर जब मुझे वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊँगा, उन्होंने पूछना है कि जी आपका ये केस बार्ड बाय लिमिटेशन है, मैं कहूँगा जी उस दिन हड़ताल थी, बोलेंगे हड़ताल थी तो उसका कोई नोटिफिकेशन होगा, हाँ जी हड़ताल का नोटिफिकेशन, उसमें दायरी कैसे बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें मसाइल, इसमें अल्टीमेट सफर जो है वो लिटिगेंट बेचारा और हमारी आवाम है बड़ी। इस पे ये होना नहीं चाहिए। बात थोड़ी सी वही है कि ईगो की है, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए दोनों पार्ट पे, लेकिन नहीं हो रहा है, अफसोसनाक है। नहीं, जो अभी इसके ऊपर क्या आप क्या समझते हैं कि वाकई इसके ऊपर ये जो उन्होंने कहा है कि इनको जेल में डाल दिया जाए, जो उन्होंने सजा सुनाई है, क्या ये कानून इजाजत देता है इस बात की? मैंने बताया कानून तो डेफिनेट सी बात है, अगर किसी को सज़ा होती है तो उसके ऊपर कानून तो वही है, लेकिन यहाँ पे बड़ेपन का मुजाहरा होना चाहिए था। अगर गाउन कोर्ट में उन्होंने किया है इस तरह का एक्ट, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत लीनियंसी लेके इस मामले को वो खुद नहीं ख़त्म कर सके, तो जैसे इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसको मामले को हल होना चाहिए। इसमें अल्टीमेट सफर अवाम है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या इमरान गाउन पहनना वहाँ पर अलाउ नहीं था, या क्या इस तरह का क्या सिस्टम था जिसपे उन्होंने इस तरह का जो है लगाया कि इल्ज़ाम, और फिर उसके बाद आसमान जो मैंने दोनों तरफ से, जहाँ तक मैं अपनी मेरी जो वो है, मेंबर पंजाब बार का भी इंटरव्यू मैंने सुना, उसके जो उन्होंने कहा कि अदालत जब लगी, मोअज़्ज़ज़ अदालत, तो किसी केस के सिलसिले में वो वहाँ पे मौजूद थे। एक लड़का आता है, उसके पास गाउन नहीं होता और वो उसका दूसरा नंबर होता है जल्दी उससे पहले उस मेंबर से, तो वो गाउन कहता है कि बेटा आपने गाउन नहीं पहनना, वो कहता है आप गाउन दे दें। कहते हैं बीइंगा यानी वो हमारा जूनियर है और हमने उसको असिस्ट करना है, तो मैंने वहाँ पे गाउन दे दिया। वो बच्चा गाउन पहन के अंदर जाता है, अपने केस में आर्गू होती है, उसके केस में वापस आता है, वो गाउन देता है। वो फिर मेंबर पंजाब बार वहीं अदालत में खड़े होकर गाउन पहनते हैं, जिसमें अदालत जो है वो नोटिस करती है कि देखें अदालती एहतराम भी है, डेकोरम भी है, चीज़ें भी हैं, ठीक है। उसमें अदालत जो है वो उन्हें कहती है कि आपने गाउन जो है अदालत के अंदर पहना है, कि ये एक ऐसा नहीं बाहर पहन के आए आप। वो तो उसमें फिर उन्होंने कहा ठीक है, वो बाहर जाते हैं, गाउन पहनते हैं, तो बाहर आते हैं, अपने केस में आर्गू करते हैं। और उस दौरान जो है उसमें मजीद इस बात को जो है वो मेंबर पंजाब बार जो है कहते हैं कि किस तरह से आपने बात की, उनके दरमियान फिर मजीद जो उसका मुझे नहीं पता तल कलामी क्या हुई। अब मेंबर पंजाब बार कहते हैं कि देखें कि अगर हो गया गाउन, हम भी डेकोरम के लिए पहन रहे थे, अगर इस तरह की हो गई, इतनी बड़ी नहीं सजा थी। जज मुअज़्ज़ज़ अदालत बार बार कह रही है कि आप माफ़ी मांगे जो आपने ये हरकत की है, या आपने ऊंची आवाज़ में बात की है, या किसी और लहजे में और बातें की हैं, ये अल्लाह जानता है क्या बातें हुई इस दौरान। लेकिन उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे इतना बड़ा कसूर नहीं है। जब एक मुअज़्ज़ज़ अदालत तो डेकोरम भी है, तो तौहीन हुई है या नहीं हुई,
अब देखिए चलिए कोई बात नहीं, ईगो आ गई, दोनों तरफ ईगो आ अगर गई। सॉरी कर उन्होंने दिए तो 3 माह शायद- की सजा दी और कहा कि इनको ना 3 माह की सजा। अब जब सजा सुना दी जाए अदालत की तरफ से तो उसका ये होता है कि उस पर अमल दरामद तो होता है। अब खुद नजरसानी करके उसको जो है खत्म कर सकती है, दूसरा कोई उससे बड़े जो बैठे हैं वो उसकी अपील सुन के उसको खत्म कर लेते हैं। बड़ों ने भी अपील जब दायर की कि गलत सजा हुई है, उन्होंने भी उसकी जो अपील खारिज कर दी। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर अब ये हड़तालों पे आ गए कि कैसे हमें जो है ना, इन्होंने इतनी बड़ी, वो हमारा एक्ट नहीं था जितनी सजा, और अदालत मौजूद ने कहा कि एक अदालत का एक हुक्म था, इसने नहीं माना। अब जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक मामला। अब ये जो चीजें हैं 10 रोज हो गए, ये मामला हाल नहीं हो रहे। आज मैं बता रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में अजलास भी है, मुल्तान से हमारे जो सुदूर हैं हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, रात से वो लाहौर में, पूरे पंजाब की बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार हाई कोर्ट बार की वहां पे आज उसमें लाएमल तय होगा क्या करना है। अजलास भी हुए, हड़तालें भी हुई, रैलियां भी निकाली गई, लेकिन अभी तक हाल नहीं हुआ। 10 दिन से जिस तरह बुखारी साहब बता रहे हैं, बुखारी साहब जिस तरह बता रहे हैं कि लोग जो है करोड़ों रुपए की जायदादों के केसेस होते हैं। आप देखें अगर वो पहले हम इंसाफ के मामले में जो है ना वो बस राह ही तकते रह जाते हैं, दरवाजा खटखटाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो डिस्टर्ब नजर आती हैं। और हम जो है वो इस हवाले से भी इनसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन मिर्जा साहब, जो कि DS रेलवे मुल्तान डिवीजन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू जी। अच्छा जी, आज इनसे जरा बात करेंगे हम, जो हमारे रेलवे स्टेशन के मसाइल हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो हमारी चीजें जो हमसे वैसे ना छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है, जरा आज इनसे डिटेल में बात करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल वेरी प्लेजेंट जी, और वेरी गुड फॉर मुल्तान के। अच्छा मौसम हुआ है जी आजकल। हाँ, आप तो बेसिकली लाहौर से हैं, फिर मुल्तान का जी मुल्तान में ज्यादा ठंड है, बट मुल्तान इज डूइंग फाइन जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले भाई बताइए करें मुल्तान में ठंड है, वरना मुल्तान में बैठ के तो भी ठंड उस तरीके से आई नहीं है। नहीं वो थोड़ी बहुत तो है ना जी। ख्याल करना जरूरी है। अच्छा, जिस तरह अभी धुंध भी स्टार्ट हुई, अभी खैर अभी 2-3 दिन हो गए हैं, मौसम थोड़ा बेहतर भी है उस हवाले से। धुंध में जो ट्रेनों के हादसा की रोकथाम के लिए जो है क्या इकदाम किए गए हैं, क्या बेहतरी लाई जा रही है? ये क्योंकि धुंध एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हर साल हमें जिसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनों की आमदोरफ्त है उसमें थोड़ी ताख़ीर हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ड्राइवर की विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रैक्स पे क्लियर होता है तो वो ड्राइवर प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड SOPs हैं जिसको हमने इन प्लेस कर दिया हुआ है। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं तमाम स्टेशन मास्टर्स को, और स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैं खुद भी जाके चेक किया है, हमारे कुछ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने इन प्लेस कर दिए हुए हैं कि अगर स्टेशन मास्टर समझता है कि मुझे सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है तो वो डेटोनेटर्स लगाएगा ट्रैक के ऊपर। हर तरीके से वो ड्राइवर के लिए फैसिलिटेशंस पैदा करेगा ताकि ड्राइवर धुंध में अपने ट्रेन को और मुसाफिरों को खैर खैरियत से ले जाए। साथ साथ जहाँ तक ये बात है कि हमारे जो फाटक हैं उसके ऊपर गेट सिग्नल्स हैं, हमने इंश्योर किया है कि वो प्रॉपरली जल रहे हों ताकि ट्रेन ड्राइवर्स को प्रॉपरली नजर आए। और आजकल क्योंकि शुगर केन का सीजन है, साथ साथ फॉग भी है। हाँ। और आज सुबह भी स्मॉग भी है। हाँ। और आज सुबह एक वाकया हुआ है कि जिसपे एक ट्रैक्टर ट्रॉली, ओवरलोडेड ट्रैक्टर एंड ट्रॉली हमारे कोडदू लाइन के ऊपर उलट गई, लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा। तो इन तमाम मामलात में लोगों को भी चाहिए कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को ज्यादा ओवरलोड ना करें। हमारा स्टाफ इन प्लेस था, हमने ट्रेन को रोक लिया, हादसे से बचा लिया। तो तमाम ऐसी चीजों में हमारे ड्राइवर्स को भी हमने तंबीह की हुई है, थोड़ा केयरफुल होके चलें, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी लेट होना इज सेपरेट थिंग, बट सेफ्टी अगर आपकी ब्रीच हो जाती है तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उससे बड़ा लॉस होता है, ह्यूमन लॉस भी होता है, फिर आपका मटेरियल का लॉस होता है। तो इस वजह से ऐसे तमाम चीज़ें जो हम कर सकते हैं, मैनली पॉसिबल है, वो हम कर रहे हैं। अगर हादसा हो जाता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और दूसरा मैं कहूँगा लोगों को थोड़ा सा अपने आप को विजुलाइज रखें। अगर आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं या कोई फाटक आ रहा है
तो प्लीज़ फोकस के ट्रेनों को देख लें, पहले राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये देख लें कि ट्रैक क्लियर है, कोई बीच में आके ट्रेन तो नहीं आ रही है, विसल्स को सुने, हेडफोन्स को निकाल लें, क्योंकि इससे आप एक बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। और जिस तरह धुंध इंग्लिश में कहते हैं फॉग, तो मैं ये कहता हूँ फोकस ऑन गॉड। तो जी आप अल्लाह को याद रखें और जब गाड़ी चला रहे हो तो फोकस ऑन द रोड जी, ताकि आप ये भी देख लें कि फाटक कोई आया है तो प्रॉपरली आप उसके साथ देखिए, उसको ट्रेन को देखें कि ट्रेन तो नहीं है, फिर आप क्रॉस करें जी। अच्छा, ये छोटी छोटी एहतियाती तदबीर होती हैं जिनको इख्तियार भी करना चाहिए। अच्छा, फिर हम लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, जो स्पेशली फाटक पे लोग, ट्रेन आ रही होती हैं और लोग उसका ख्याल भी नहीं रखते और फटाफट उनको होता है कि किसी तरीके से हम ना क्रॉस कर दें, चाहे बाइक पे हैं, चाहे वो साइकिल पे हैं। इस तरह के जो मामलात हैं वो हमें आए दिन देखने में बहुत ज्यादा हादसा होते हैं। ये एक पूरी हिस्ट्री है और मैं तमाम आपके चैनल से, क्योंकि पूरा साउथ पंजाब आपके देखता है, तो मेरी गुजारिश है आवाम से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, जो आपकी स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं, जैसे फाटक है, उधर से ही ट्रैक को क्रॉस करें। उधर हमने स्पीड ब्रेकर्स भी बनाए हुए होते हैं, लोगों की फैसिलिटेशन के लिए पाथ होता है। अक्सर हमारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली किसान हजरात हैं वो कहते हैं ट्रेन आ नहीं रही है तो ट्रेस पासिंग कर जाते हैं, उसी जगह से गुजरते हैं, जो कि उनके लिए भी डेंजरस है और ट्रेन वालों के लिए, ट्रेन ड्राइवर्स के लिए भी, और जो आवाम चल रही है उनके लिए भी डेंजरस है। तो मेरी ये होगी कि एहतियात बरतें, एहतियात इज द बेस्ट रेमेडी जी, आप जो कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आप आए हैं, पोस्टेड हुए हैं, यहाँ की क्या क्या मसाइल आपने देखे? यहाँ पे मुल्तान में जो, अगर मैं रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बहुत बड़ा डिवीजन है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिवीजन है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया। तो जब एरिया ज्यादा है तो उसी हिसाब से इसके जो मसाइल हैं वो भी ज्यादा हैं, जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो ये कि ऑपरेशनली चीजें ठीक हों, जो हमारे SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए, और दूसरा जो हमें जो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो हमें रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से है। गवर्नमेंट का बैन है, हम नई भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, हमें स्टाफ की जरूरत है। हमने लिखा हुआ है, अब मिनिस्ट्री को कह रहे हैं, हेडक्वार्टर्स को कह रहे हैं कि हमें आदमी बंदे भर्ती करने की इजाजत दी जाए, ताकि जो शॉर्टेज है, जो स्किल सेट है, क्योंकि एक दिन में तो ड्राइवर पैदा नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके रूट लर्निंग्स होते हैं। इसी तरह एक कांटे वाला है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक पूरी नर्सरी ग्रो करके एक लेवल तक पहुंचती है। तो ये एक मसला है हमारे पास स्टाफ का। दूसरा जो लोगों में जो टेंडेंसी है इंक्रोचमेंट्स करने की, अगर कोई रेलवे की लैंड है उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो उसके लिए हमें टीम में हमने बनाते हैं, फिर जाके कब्जा खारिज करवाते हैं, फिर पुलिस की मदद से कई ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि हम अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशनल कर रहे होते हैं। ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो स्टाफ जो पैसेंजर्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए हमने स्टेशंस के ऊपर RO प्लांट भी हमने लगाया हुआ है। मुल्तान में, खानेवाल में हमारा लगाने का इरादा है। हम मुल्तान स्टेशन पे इटसेल्फ एक ATM की फैसिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि इधर ATM की एक फैसिलिटी हो, लोग अपना कैश लेके टिकट्स बाय करने आते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ करें। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। सही, चलिए आपके जो मज़ीद प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी आपसे जानते हैं। हमारे साथ जो है एक और गेस्ट ने हमें भी ज्वाइन किया है, हमेशा आप उनको हमारे शो में देखते हैं, प्रोफेसर जफर इकबाल सिंधू साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑथर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको जी, थैंक यू सो मच। जब भी लाहौर से मुल्तान आते हैं ना तो स्पेशली हमारे गेस्ट होते हैं और आई वुड लव टू पार्टिसिपेट। और जैसे आपकी यहाँ की मॉर्निंग शो और सुबह है, मैं ये समझता हूँ कि जो साउथ पंजाब है उसकी सही नुमाइंदगी जो है वो रूही टीवी कर रहा है और इसकी बेपनाह जरूरत थी इस रीजन को। तो इट्स अ वंडरफुल जॉब जो आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी भी माशाल्लाह एक्टिविटीज देखती रहती हूँ, आप भी ऐसे घूमते फिरते रहते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात से मिल रहे होते हैं जिनसे मिलने का मुझे हमेशा तजस्सुस रहा है और मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है उनसे मिलने की। तो आप मुल्तान से बाहर निकले ना फिर हाँ, कहते मुल्तान से बाहर निकलेंगी तो वही मिल सकेंगे। अच्छा, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, हम अपने ज्यादा जो बात करते हैं हमेशा, जो हमारा इनके सारे टॉपिक भी है कि हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर और स्पेशली हेरिटेज ऑफ साउथ पंजाब, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। किस तरह हम अपने
कल्चर को और अपने आर्ट को जिंदा रख सकते हैं, इसको फ़रोग़ मिल सकता है? जिस तरह हम देखते हैं हम अपनी चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं इस पे आर्ट और कल्चर पे भी बात करूंगा, मगर इससे पहले मैं भी आप लोगों की बात ये सुन रहा था। तो पहले देखें, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर ड्रामाज होते थे, उसमें इवन के ये जो कांटा चेंज करता है ना, इसका भी किरदार होता था, उसके ऊपर भी उसको भी ड्रामाटाइज करके जो है वो पेश किया जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको आप बड़ी आसानी से आप पब्लिक सर्विस मैसेज और ड्रामा के थ्रू उसको सोसाइटी को ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर फॉग है तो इस दौरान में, ठीक है, वो किस तरह की जो है वो प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, और वो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा इफेक्टिवली उन तक पहुंच भी जाएगा और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जब भी हम खबरें देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान में, तो वो ज़्यादातर हादसात ये साउथ पंजाब के होते हैं, ज़्यादातर यहाँ से खबरें आ रही होती हैं रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की। तो मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस जो है ये बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आए और वो केयर भी करें। मैं नॉर्मली जब आता हूँ मुल्तान, तो एकदम से लाहौर से जब आता, तो लोग बिल्कुल भी जान की परवाह किए बगैर जो है वो एकदम से सामने आ जाते हैं, एकदम चेंज मतलब। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक के बड़े बड़े रोड्स बनाने के साथ साथ इट नीड्स के उनको अवेयरनेस भी जो है वो दी जाए। तो अब मैं थोड़ा सा अपने लाइटर उस पे आता हूँ, जो हमारा टॉपिक है। बेसिकली तौर पर कोई भी रीजन, कोई भी मुल्क, कोई भी सूबा, उसका जो आर्ट कल्चर और उसका जो हेरिटेज है, ये बेसिकली तौर पे एक सफारतकारी का रोल प्ले करता है, जो कि एक प्रोविंस की इंटीग्रेशन दूसरे प्रोविंस के साथ, और इवन के आपकी जो वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी है उसको स्ट्रेंथन करता है। अभी लास्ट वीक मेरे पास एक गेस्ट आई, तो मैगी वोंग, शी इज़ प्रोवाइडिंग टेक्सटाइल और ये जो एक्सेसरीज होती हैं और इक्विपमेंट होता है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को। तो व्हेन शी डिसाइडेड कि पाकिस्तान का, जब उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान आने का, तो उसकी जितनी भी यूरोपियन फ्रेंड्स थी, तो सब ने कहा कि डोंट मूव पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा मुल्क है, वहाँ पर जो है वो इस्लाम है, खातून घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने कहा मैगी जस्ट कम पाकिस्तान एंड सी माई ब्यूटीफुल पाकिस्तान। तो जब वो आई, शी लैंडेड लाहौर, जब लाहौर के उन्होंने मजे मजे के खाने खाए, लोगों से मिली, ठीक है, तो वो शी वॉज एब्सोल्युटली इंस्पायर्ड, और उसकी थी कि जो है ना कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड विद इन 24 आवर्स। वो खुद उनकी जो परसेप्शन थी, देखें बात यह है कि अब क्या था कि लाहौर की सकाफत, लाहौर के जो लोग हैं, मतलब जितनी हॉस्पिटैलिटी आपको लाहौर में मिलेगी, शायद वो पाकिस्तान के आपको किसी और हिस्से में उस तरह से नहीं मिलेगी। तो क्या है कि जब कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है, तो उसको अगर आप ड्यू हॉस्पिटैलिटी देते हैं, वो आपकी जो कि आपकी सकाफत का बेसिक। अब दो लाहौर ही बैठ गए हैं, तो मुल्तान वाले इधर बैठे हैं सारे, तो ये हॉस्पिटैलिटी के हवाले से मुल्तान भी जी सबसे मशहूर है। ये देखें, ये आएगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर में ना नॉर्मली तौर पर ज्यादा जिंदा दिली के एतबार से और मेहमानों को एंटरटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझा जाता है। बहरकैफ जो आर्ट कल्चर और जो हेरिटेज है, ये क्या है बेसिकली तौर पर मैं समझता हूँ कि जो साउथ पंजाब है, इस साउथ पंजाब का अपना यूनिक आर्ट है, इसका कल्चर है, इसका हेरिटेज है, इसको प्रमोट करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, और इसमें हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं? एक तो हम बेसिकली तौर पर जो हमारी करंट यंग जनरेशन है, उसको इस आर्ट और कल्चर हेरिटेज के साथ हम कनेक्ट करें, ठीक है, और इवन के इसको अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, और हम मीडिया के थ्रू इसको प्रमोट करें। फेस्टिवल्स होने चाहिए जिसके जरिए, अब देखें, अब यहाँ का जो स्पेशली आर्ट है, ये आर्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग जो साउथ पंजाब का है, ठीक है, जो आपके चोलिस्तान का है, आपके भावलपुर का है। अभी जब हम आर्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं नौरीन, आप यू वुड बी हैप्पी टू लिसन कि ये तकरीबन को 3 to 4 मंथ पहले एक यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाया, जिसके अंदर 15 से 20 यूरोपियन कंट्रीज ने उसमें परफॉर्म किया।
और हमारे जो सिंगर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने रहीम यार खान से परफॉर्म किया। इवन के दे कांट राइट देयर नेम्स, एजुकेशन उनकी नहीं थी, मगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी फंटास्टिक थी कि वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्री जो है वो अपनी मौसीकी को भूल गए और उनकी मौसीकी के जो है वो गर्विदा हो गए, बल्कि यहाँ तक उनको कहने लगे कि हम आपको यूरोप लेके चलते हैं। तो क्या है कि ये जो हमारा एरिया है, लाइक चोलिस्तान है, वहाँ का जो स्पेशली वहाँ की सकाफत है, आपके साउथ पंजाब की है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है और इसकी अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कि हम इसको प्रिजर्व करें। अभी देखें ना, पूरी दुनिया के अंदर कैलाश में जब जाते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनके अट्रैक्शन, फैसिनेशन होते, तो वो क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली उनके कल्चर की वजह से जाते हैं। वहाँ पे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है वो ऑब्वियसली उनकी जो उनकी सकाफत है, तो हम इसी तरह से इस साउथ पंजाब की सकाफत को जो है वो फरोग दे के हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो है वो फैसिनेट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी ये जीप रैली होती है, अब देखें जीप रैली की वजह से वर्ल्ड वाइड बहावलपुर जो है वो लाइमलाइट में आ गया, सिर्फ एक एक्टिविटी की वजह से, एक इवेंट की वजह से। तो क्या है कि इसी तरह के आपके पास जो स्पेशली आपके पास मैंगो, आपके पास ऑरेंज, ये तमाम चीजें हैं जिनकी सेलिब्रेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो होनी चाहिए। फिर यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को जो है वो एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जैसे मैंने मिसाल दी कि वहां पे चोलिस्तान की एक खातून वो 15 से 20 ममालिक को फ्लॉप कर सकती है, जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है, जिसके पास वो कोई म्यूजिक के कुछ स्ट्रॉन्ग, उसके पास कोई हाई इक्विप्ड जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो म्यूजिक के वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसको इतनी ज्यादा, उसको जो वॉइस क्वालिटी दी है, उसका जो स्पेशली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी आउटस्टैंडिंग कि वो जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को भूल गए। और उसको क्योंकि हम अगर बात करें अपने पाकिस्तान की, तो यहाँ पर हमेशा से जो हमारी बात रही है, हमारा सकाफत जो है वो हमारी पहचान है जी। तो आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है वो आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ की हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं अभी 2 दिन पहले यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ पे तारीखी लिहाज से मुल्तान बहुत पुराना शहर है। और यहाँ पर जो चीजें अभी जो मुल्तान के अपने रहने वाले हैं शायद उनको भी नहीं पता। सही, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनको हमें प्रमोट करने की जरूरत है, उनको सामने लाने की जरूरत है, ताकि हमारे जितने भी टूरिज्म के हवाले से बात करें तो उसको फरोग मिलना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि बहुत पहले से ज्यादा इस पे काम तो हो रहा था। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें खाने भी इवन के आते हैं, खाने हैं, फूड है, सब कुछ। अब जब कोई टूरिस्ट अगर सपोज कहीं से भी बाहर के मुल्क से मुल्तान आया ना, उसका ये नहीं होगा कि उसको यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा उसकी पता क्या ख्वाहिश होगी, उसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो डोमेस्टिक फूड को टेस्ट करे। यहाँ का मुल्तान का जो मकामी जो है वो दिखाना, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो उसको टेस्ट करे। करते हैं ये बाहर से कोई आता है तो सबसे जो खूबसूरती है वो सकाफत की यही होती है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की सकाफत के जो रंग हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं, उसके अंदर बहुत खूबसूरती है। इवन के यहाँ की जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज जो है वो देखे ना कितनी खूबसूरत और प्यारी लैंग्वेज है। और तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर कि जो डाइवर्सिटी कल्चर के एतबार से, आर्ट के एतबार से और हेरिटेज के एतबार से वो पाकिस्तान के अंदर है, वो आपको पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर मिलती है। ये हमारे लिए एक बहुत, और इसी चीज़ को, इसी यूनिकनेस को मैं समझता हूँ कि हमारा प्लस पॉइंट है। हमें प्रमोट करके इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको हम फैसिनेट कर सकते हैं, उनको हम एक्टिविटीज करके, इंटरनेशनल एक्टिविटीज करके, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स करके हम उनको यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। इवन के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर यही होता है कि जो साउथ पंजाब में सिर्फ और सिर्फ फसलों पे और इन चीज़ों पे, डेफिनेटली वो भी एक इकोनॉमी का हिस्सा है, मगर ये वाला जो हिस्सा है ये समझता हूं साथ जिंदा रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। इसमें मजीद भी बात करते हैं सर, जिस तरह रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करेंगे कि जो इसमें हमारे जो स्टेशन हैं
वहाँ पर जो क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और उनको बेहतर करने की कितनी ज़रूरत है? जी, जिस तरह के आप ज़िंदगी में कोई ना कोई रेलवे स्टेशन को आप टच करते ही हैं, जाते हैं, तो हमारे जो स्टेशंस हैं मुल्तान डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो 4 मेजर स्टेशंस हमारे बनते हैं। उसमें खानेवाल है, मुल्तान है, भावलपुर है और साहिवाल है। तो ये 4 स्टेशन ऐसे बड़े हैं जिसके ऊपर पैसेंजर्स ज़्यादा आते हैं। तकरीबन मुल्तान और खानेवाल में पैसेंजर काउंट डेली का तकरीबन 2,500 से 3,000 पैसेंजर्स टच करता है। ट्रेन्स पे आते हैं, कराची जाना है, किसी ने लाहौर जाना है तो वो मूव करते हैं। तो उन हवाले से हम जो फैसिलिटीज़ हमने दी हुई हैं, वेटिंग रूम्स हैं हमारे पास हैं। उसके बाद पानी के प्लांट के लिए मैंने आपको बताया कि हमने मुल्तान स्टेशन पे सेल्फ RO प्लांट एक लगा दिया है। उसका प्रॉपरली वो हमें डोनेट किया है रूमी फाउंडेशन वालों ने, ताकि जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं, जो गरीब मुसाफिर हैं, जो पानी की बोतल नहीं ले सकते हैं, कैन बोतल नहीं ले सकते, हम अक्सर देखते हैं ना, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ये स्टेशंस हो, चाहे आपके लारी अड्डा हो, बस स्टैंड हो, आपको वो चीज बाहर से जो है वो अगर 20 रुपए की मिल रही है तो आपको वहां पर अंदर जो है वो 100 रुपए की चीज मिलेगी। वो ज्यादा एग्जेजरेटेड हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि एक हमने तो स्पेसिफाइड की हुई है एक अमाउंट, इससे ज्यादा अपने पैसेंजर से नहीं लेनी है। प्रॉपरली नोटिफाइड है और हमारी टीम्स उसको चेक करती हैं। फिर भी क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनके लिए कि उनको साफ पानी मिले, अगर उन्होंने यूज करना है तो उनको महंगा ना करना पड़े, वो अपना पानी यूज कर लें। इसके अलावा हमने व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ हैं। अगर ऐसे कोई पैसेंजर्स हैं जो कि नहीं अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर स्टेशन मास्टर्स के कमरे में अवेलेबल हैं। मुल्तान स्टेशन में, बल्कि पूरे सिस्टम में मैं कहता हूं कि मुल्तान स्टेशन के ऊपर एक फार्मेसी अवेलेबल है। अगर आप पैसेंजर हैं, आपको कोई दवाई लेनी है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है कि आपको दवाई अब किधर से मिलेगी। तो मुल्तान स्टेशन के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको कोई दवाई लेनी है तो वो आपको मिल सकती है। और इसके अलावा हमारे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, पुलिस हेल्प सेंटर अवेलेबल है। अभी 2 दिन पहले खातून थी, वो घर से उनका कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता लग रहा था, तो वो प्रॉपरली पुलिस ने उनको कस्टडी में लेके उनके वालिदैन से उनको रुजू करवाया। तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग। वो हमारी हाईलाइट नहीं होती हैं, बट बैक एंड पे हमारी काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। खानेवाल में हमारा प्रपोजल है कि खानेवाल में क्योंकि पीने का जो पानी है वो इतना साफ नहीं है, उधर एक हम RO प्लांट स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर हमने कुलीज़ के लिए मुल्तान का, अगर आप कभी स्टेशन का विज़िट करें तो कुली रूम बनाया हुआ है, उनके लिए कारपेट्स हैं, उनके लिए TV लगा हुआ है कि लेजर टाइम में वो गेम भी खेल सकते हैं, मुसाफिरों को भी अटेंड करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम बाय स्टेप करते रहते हैं और इनको कोई तंगी ना हो। अभी जब ट्रेन ऑपरेशंस बंद हुआ तो हमारे कुली जो थे वो वर्स्ट हिट हुए, क्योंकि उनके पास ट्रेनें नहीं चल रही थी, उनके पास कोई रोज़गार इस तरह का नहीं था। तो उनको फूड हैम्पर्स हमने दिए। फिर गवर्नर पंजाब आए, उनकी मदद से हम लोगों को तकरीबन 15 दिन का राशन तकसीम किया। तो वी आर वर्किंग ऑन इट जी, हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं जी। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोज़ी 810 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने के बाद जो है अभी हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। जी नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गाजर पर। और गाजर जो है वो सब्जी में भी शुमार होती है और फलों में भी उसको शुमार किया जाता है, लेकिन अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे अभी गाजर का मौसम है तो स्पेशली इस हवाले से बात करूंगी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें फौलाद है, इसमें विटामिन A, विटामिन E और विटामिन H जो है वो इसमें पाया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है और साथ साथ आयरन के हवाले से भी बात करूँगी, जो कि इसमें पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर हम बात करें कि जब भी कहा जाता है डॉक्टर्स, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि गाजर का जूस पिएं। गाजर का जूस पीने से क्या होता है कि आपकी जो स्टमक है स्पेशली, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारियां हैं और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इसके साथ साथ जो है आपको गाजर से घर में जो है आमतौर पर हम देखते हैं मिक्स सब्जी बनाई जाती है तो उसमें गाजर इस्तेमाल होती है।
अच्छा जी, आप गाजर का हलवा घर में बना सकते हैं, जो कि आपको सर्दियों में स्पेशली कहते हैं ना सौगात है, जैसे सोन हलवा है, इसी तरीके से गाजर का हलवा भी जो है लोग बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली घर में दूध से भी बनाया जाता है इसको, जो गाजर वाली खीर होती है, हलवा भी बनाया जाता है। मतलब डिफरेंट डिजर्ट्स में जो है गाजर इस्तेमाल होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, स्किन के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी तो इसका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ साथ इसका मास्क भी तैयार किया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बड़ा हेल्दी है। हमेशा हमारी जो खवातीन है वो हम चाहते हैं कि बाजार से जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल की जाएं और वो ली जाएं और महंगी महंगी लेकर आते हैं। तो ये जो आपकी घर की जो मैं समझती हूँ जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनकी बड़ी अफादियत है। अगर हम इनके छिलकों की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाजर जो है उसका इस्तेमाल ऐसा करें, स्पेशली लोग जो वो कच्ची गाजर भी खा रहे होते हैं, जो कि वो भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इस हवाले से जो है मैं अब गाजर जो है वो खानी चाहिए, जो आपकी अच्छी हेल्दी डाइट है उसको अपनाना चाहिए, ताकि आप सेहतमंद रहें और इन बीमारियों से दूर रहें जो आजकल हम बीमारियां देख रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई। आपको देख के तो वैसे ही अच्छा आता है कि यू आर हेल्दी एंड तो जना पेट। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे गाजर का वैसे हलवा पसंद है जी, स्पेशली सर्दियों में मुझे होता है कि गाजर का, और घर में जो है और शादी की तकरीब के बाद और अच्छा लगता है। हाँ, मीठा मेरी ना तो कहते हैं वीकनेस है मेरी, तो मैं जब भी खाना खाऊं तो उसके बाद मुझे क्रेविंग होने लग जाती है कि कुछ मीठा होना चाहिए, और फिर आधी रात को भी वैसे क्रेविंग होती है। जैसे देखें ना, अभी आपने सोना हलवे का जिक्र किया, तो देखें ये पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड मुल्तान इस हवाले से जो है वो रिकग्नाइज है, और ये भी सकाफत का जो है वो एक जो है वो एलिमेंट है कि ऑब्वियसली के खाने में जो है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं ये समझता हूँ कि जो कि व्यूअर्स के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम साउथ पंजाब में बैठे, तो जैसे हमारे यहाँ समर्स में होता है ना कि आप अगर आपको वेकेशन स्पेंड करनी है तो आप जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में मूव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी विंटर वेकेशंस है ना, वो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो साउथ पंजाब की तरफ आएँ, और साउथ पंजाब की इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें, यहाँ की सकाफत को एक्सप्लोर करें, यहाँ के खानों को एंजॉय करें। और अब जो टूरिस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, और सबसे आमतौर पे क्योंकि टूरिस्ट जो है वो कंफर्ट जोन में भी रहना पसंद करता है कि घर से अगर बाहर निकले हैं तो सैरो तफरी के अंदर, तो उसमें भी ये है कि हमारे जितने भी सिटीज़ हैं अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से और तमाम जितनी है बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पर अगर कोई इंटरनेशनल भी इवन के टूरिस्ट आता है तो वो भी अच्छी जगह पे स्टे कर सकता है, मूव कर सकता है, अच्छे रोड्स मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये एक बड़ी अच्छी, तो ये जो आपकी विंटर वेकेशंस हैं इसको आप प्लान करें साउथ पंजाब की तरफ। देखिए जी, अगर हम बात करें तो पहले लोग थोड़ा सा घबराते, मुल्तान की जब भी हमेशा हम बात करते हैं ना, लोग जरा गर्मी से घबरा जाते हैं। विंटर्स में तो आप जाहिर सी बात आ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल टीम आ रही है, हमारा स्टेडियम बहाल हुआ है दोबारा से, लोगों के लिए एक अच्छी मैं समझती हूँ इंटरटेनमेंट का एक मौका है कि लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मसाइल तो हमारे चल ही रहे हैं। चलें, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये तो आपके मुल्क के लिए भी बड़ा अच्छा जाता है। नौरीन, आपको बताऊं कि हम मसाइल को इतना डिस्कस करते हैं कि हमारे वसाइल नजरअंदाज हो जाते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इतने जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ इतनी खूबसूरती है, इवन के हमारे यहाँ लोगों में इतनी खूबसूरती है कि पीपल आर वेरी लविंग। आप जहाँ भी मूव करें पाकिस्तान में तो आपको हर जगह पे मोहब्बत मिलती है, आप लोगों को लोगों का प्यार मिलता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है। मैं कल एक देख रही थी, हमारी एक दानिश्वर हैं जो अभी उनका नाम मैं भूल गई हूँ, बुजुर्ग ही हैं, उनका इस टाइम उनकी आजकल बड़े कोर्स भी चल रहे हैं, उनकी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो बड़ी अच्छी बातें उनकी मुझे लगती हैं। तो यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ ना तरबियत का फुकदान है। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो हम बात करते हैं कि IMF की तरफ से हमें ये चीज नहीं मिल रही, या बाहर की मुबालिक, हाँ जी बिल्कुल जी, मुझे आपने बड़ा अच्छा याद कराया, तो मुझे उनकी बात बड़ी
अट्रैक्ट की कि उन्होंने कहा जी अगर IMF वाले या कोई बाहर जिनके पास हम जा रहे हैं वो आकर जरा सिर्फ पाकिस्तान में आकर हमारी चलती हुई गाड़ियां देख लें, ट्रैफिक के मसाइल देख लें, यहाँ पर रहन सहन देख लें, तो मेरा साहब शायद कोई भी चीज देने से जो है वो आपको इनकार कर दें। और ये हमारा वो उस तरह है कि तरबियत हमारी जो चीजें हैं वो प्लानिंग के तहत आज तक हो ही नहीं सकी। ऐसा है ना? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमने ना असल में पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान के हवाले से हमें पॉजिटिव और अच्छा परसेप्शन डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि नॉर्मली तौर पर हमारा इवन के मीडिया भी या जो हमारे स्पेशली दानिश्वर हैं या जो सहाफ़ी हैं उनको चाहिए कि वो इस तरफ फोकस करें। क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है उसकी अगर आप एक तस्वीर देखते हैं ना, उस तस्वीर के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, तो क्यों आप सिर्फ नेगेटिव पहलू को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि उसके 90% पॉजिटिव पहलू जो है वो उसके नीचे दब जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपने मेरी इस बात को गहराई देनी है क्योंकि हमारा यहाँ पर बहुत चीजें सेटल है, लोगों के पास सब कुछ है। बात यह है कि हम फिर भी मजबूर हैं कि लोगों के पास जाते हैं, जो असल इस बात की गहराई करने का मकसद ये था। अच्छा जी, इस हवाले से भी बात होती है सर, जिस तरह हम रेलवे स्टेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि आपका खानेवाल में जो एक महंगा तरीन मॉडल जो है उसको रेस्टोरेंट को नीलाम किया, उस हवाले से बताएं। जी, ये जब मैंने मुल्तान को ज्वाइन किया SDS तो कुछ हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो पैसेंजर्स के लिए हमने रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए होते हैं डिफरेंट स्टेशंस पे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से था कि वो चाह रहे थे कि क्योंकि वो रेट कॉन्ट्रैक्ट जो उनका था वो तकरीबन 10 मिलियंस का था, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख पे था। तो दे वांट कि जी हमें इसी अमाउंट के अंदर आप इन्हांस कर दें और आप हमें दे दें। बट मैंने उसका पोटेंशियल एवेलुएट किया, अपनी टीम्स भेजी, पैसेंजर काउंट देखा कि क्या उधर सेलिंग हो रही है, और उस हवाले से फिर मैंने आई मेक अ डिसीजन कि नहीं, इसे हमें ऑक्शन पे लेके जाना चाहिए। तो ऑक्शन पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी क्योंकि लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व थे। तो बट अल्टीमेटली जी ऑल हैपन वेल के बीच में थोड़ा सा हमारे जो फ्लड्स आए, ट्रेन ऑपरेशन रुका, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो उसकी ऑक्शन थी, ओपन ऑक्शन थी, वो थोड़ी सी डिले हो गई। तो लास्ट मंथ में 28 नवंबर को जब इसका पूरा ऑक्शन हुआ है, अप्रूवल हुआ है, तो वो अंडर वेरी गुड वैल्यू जी तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख रुपए का जंप मिला है। अच्छा। और जिसका सरासर फ़ायदा रेलवे को होगा जी। और प्रॉपरली हम कोशिश ये करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा गया है कि जिस तरह एक वो स्टेशन पे एक लुक आती है ना, एक स्टैंड सा पड़ा होता है, ओपन पकोड़े पड़े हैं जिसके ऊपर मक्खी भी बैठ गई है, कोई चादर रखी हुई है, उसको खत्म करें। जिस तरह आजकल अच्छी बेकरीज में कॉन्सेप्ट्स होता है, कवर्ड फूड रखने का कॉन्सेप्ट है, हाइजीन को बेहतर करें, मास्क पहने, अपने स्टाफ जो रखें, शेफ रखें, वो प्रॉपरली ट्रेन रखें, ताकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि रेलवे कुछ पॉजिटिविटी ला रही है। क्योंकि आम हर बंदा सफर कर रहा होता है। अच्छा, एनवायरनमेंट बड़ा उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट करता है डेफिनेटली। जब भी आप ना हम कहीं एंटर हो, आप कहीं कहीं, तो माहौल सबसे पहले आपको जो चीज आप नोटिस करते हैं वो आपका माहौल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम स्टेशन पे जाएं और आप बड़े कंफर्टेबल फील करें, जिस तरह हम कहते हैं कि जी रेलवे का जो सफर है वो बड़ा ही आपका जो है वो आराम सफर है जी। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ तो जी I found myself very peaceful in that journey जी। बड़े रिलैक्स होते हैं, आप चहलकदमी कर रहे हैं, आप बड़े इजीली जा रहे हैं, दुनिया देख रहे होते हैं, आप लर्निंग है। ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन इज अ लर्निंग प्रोसेस जी। आप देख रहे होते हैं लोगों के मुश्किलात क्या आ रही हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह वो लास्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक रायवेंड का तबलीगी इज्तिमा था लाहौर में, तो वो पूरी एक जमात जा रही थी कराची से, तो दे आर मेकिंग कंप्लेंट्स कि जी पानी की जो टूटी है वो लीक कर रही है ना। तो मैं क्योंकि मुल्तान से बैठा था तो आई मेड द डिसीजन कि जी फिर मैंने अपने स्टाफ को खाने वाले में कहा, वो ठीक हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आपने एक पानी का वेस्टेज एक बचा लिया, लोगों के लिए पानी मुयसर आ गया। और फिर वो लोग कि जी उन लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी अगर आप बात करें कि चीज़ें बेहतर होनी है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो अल्टीमेटली मेरी सबको है कि अगर आप कोई चीज़ देखें, मैं अक्सर फिजिकल कचहरीज भी कर रहा होता हूँ, फेसबुक कचहरीज पे भी लाइव होता हूँ, कल भी मैं आऊँगा। अगर ऐसी कोई आपको कंप्लेंट्स करनी है, कुछ करनी है, तो मेरे तक पहुँचे
मेरे ऑफिस के डोर ओपन होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आके। तो इंशाल्लाह जितना हमारे पॉसिबल हुआ हम करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह किरायों की भी बात करें जी जी कि रेलवे पे पहले लोग कहते थे कि बड़ा एक आसान और एक सस्ता, चले आप उस पर सफर कर लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि महंगाई बढ़ी जी डीजल बेसिकली तो डीजल तो उसके बाद जो है वो किरायों में भी इजाफा कर दिया गया, तो एक आम बंदा जो है उससे बड़ा डिस्टर्ब हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल जिस तरह के डीजल इज द मेन इंग्रेडिएंट, डीजल की प्राइसेस इतनी एस्केलेटेड हुई है कि वो जो हमारी प्रॉफिट्स वाली ट्रेन्स थी या जिस पे हम थोड़ी सी अर्निंग करते थे वो भी लॉस में जा रही थी। तो एज अ गवर्नमेंट डिसीजन के जी इस तरह के किराए, फिर भी अभी हमारे रोड सेक्टर से किराए कम है। ठीक है। मालबरदारी के जो रेंट्स हैं, जो कराची से एक अगर आप कंटेनर बाय ट्रॉलर लेके आ रहे हैं वो महंगा है, अभी हम जो मुल्तान तक ला रहे हैं या प्रेम नगर तक ला रहे हैं वो सस्ता है अभी भी। और पैसेंजर्स की जहाँ तक बात है, पैसेंजर्स की भी हमारे लाहौर से मुल्तान का जो फेयर है अभी भी कम है। अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, किसी फैसल मूवर्स पे जाते हैं, तो हमारे बिजनेस क्लास में आप जा सकते हैं आराम से, अभी भी हमारे रेट्स कम हैं जी। ठीक है, मतलब उसमें पैसेंजर्स को क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं, ट्रेन की क्या सूरत है, इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। ओके जी, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, आसमा दूसरे शहरों की तरह शहर औलिया में भी महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। अगर बात करें सब्जियों और फलों की कीमतों की, तो सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव का सिलसिला ताहाल जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट और आम मार्केट के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। सरकारी रेट की अगर बात की जाए तो जिसमें लहसुन और अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आवेज़ा किया गया, लेकिन इस वक्त मार्केट में 400 से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम इसी तरह और सब्जियों की बात करते हैं जिसमें हरी मिर्च और टमाटर हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी है। हरी मिर्च इस वक्त 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, और इस तरह अगर टमाटर की बात की जाए तो वो भी 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की बात कर ले तो प्याज पिछले 2-3 माह के अंदर 200 रुपये से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब भी मार्केट में प्याज ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। इस वक्त भी प्याज मार्केट के अंदर 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम मौसमी सब्जियों की बात करते हैं जिसमें शलजम और गाजर आ जाएगा, वो इस वक्त 80 रुपये, जबकि मेथी और मूली 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। और सब्जियों की अगर बात की जाए जिसमें बंद गोभी है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि बैंगन 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात करें तो फल गरीब आदमी के लिए खाना ख्वाब बनकर रह चुका है। अंगूर अपनी इकसाम के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर दस्तयाब है। जिस तरह के आज का अंगूर का रेट 400 रुपये से लेकर 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में अंगूर फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की बात कर लें तो अनार 230 रुपये से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी अगर फ्रूट्स की बात करते हैं जिसमें फ्रूटर आ जाएगा, फ्रूटर 160 रुपये, जबकि किन्नू 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की बात की जाए जिसमें चीकू 250 रुपये है, खरबूजा 200 रुपये है, और केला 100 रुपये से लेकर 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से मार्केट में अब तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की बात कर ली जाए तो अमरूद 150 रुपये है। नाशपती का रेट भी इस वक्त हाई देखा जा रहा है, जैसे कि आज नाशपती 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों से जहां दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं, वहीं आम शहरी भी परेशान है। दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का कहना था कि सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी महंगी मिलती है, इस वजह से आम मार्केट के अंदर खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर है। आम शहरियों का भी यही कहना था कि अब तो आम आदमी के लिए सब्ज़ी और फल ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को और दुकानदारों को रिलीफ दिया जाए ताकि आम आदमी आसानी से फल और सब्जियां खरीद कर सके और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सके। जी
बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पैसेंजर से और ट्रेन की जो इस टाइम सूरत हाल है वो क्या है? जी अभी क्योंकि आपने खुद भी बताया है कि 2-3 दिन से फॉग इतनी ज़्यादा है नहीं है, तो अभी ट्रेन्स के हमारे टाइमिंग्स पे चल रही हैं। कराची साइड पे और सक्कर साइड पे जो फ्लड से जो सूरत हाल थी वो कवर अप कर चुके हैं, ट्रैक्स को ठीक कर लिया गया है। अब ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड्स पे चल रहे हैं और साथ साथ हमारे नए चाइनीज़ कोचेज़ भी आ गए हैं। उनको अभी तक डिप्लॉयमेंट का प्लान नहीं बना है कि वो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि उनको लाहौर कराची या इस्लामाबाद कराची के दरमियान चलाने का है। तो वो नई कोचेज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कोचेज़ हैं, उसमें मूवेबल चेयर्स भी हैं, अच्छी हैं और बेस्ट LEDs लगे हुए हैं रूम्स में। तो डेफिनेटली कि वो एक पैसेंजर्स को और ख़ास तौर पे इस एरिया के लोगों को एक अच्छी एक फैसिलिटी मुयस्सर आएगी पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से। क्योंकि यहाँ से चले कराची का जाना जो जाहिर सी बात है, एक आपका घंटों का सफर है, उसमें थोड़ा सा लोगों को होता है कि अच्छा आप रेलवे से चले जाएंगे तो वो एक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आराम से सो के चले जाते हैं, रात आप सो के गुजार देंगे, सुबह आप पहुंचेंगे तो अपने डेस्टिनेशन के पास होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम आपसे ये भी जानेंगे कि अभी जो यहाँ पर हम कब्जा माफिया की बात कर रहे थे जिस तरह पहले, उस हवाले से बताइए कि अब तक जो है रेलवे मुल्तान डिवीजन में कितनी जमीन पर जो है उस पर काम तकरीबन जब से ये क्योंकि लेगेसी चल रही होती है, जब से टेक ओवर किया है मैंने, तो तकरीबन हमने कोई 442 मिलियन, तकरीबन 42 करोड़ आप समझ लें कि उसकी जो वैल्यू ऑफ लैंड थी वो कब्जा माफिया से वागुजार करवाई है। और तकरीबन इसका जो एरिया बनता है वो तकरीबन 16 एकड़्स के करीब बनता है। डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर लोग आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और आगे, जिसकी वजह से दो मसाइल होते हैं। एक तो वो रेलवेज को रेंट पे नहीं करते हैं और फिर जो पैसेज इंक्रोच करते हैं जिसकी वजह से चलने वालों को दुश्वारी का पेश आता है वो एक हट जाता है। और लोगों में टेंडेंसी है कि वो लोग ये कोशिश ये करते हैं कि हमें डिपार्टमेंट को ना देना पड़े कुछ पैसे, अगर नीचे कोई आया है किसी को दे के उसकी मुट्ठी गर्म करके, इस टेंडेंसी को लोगों ने ख़त्म करना है। आप अगर लेना चाहते हैं, रेलवे की जगह को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो प्रॉपरली उसके लिए आप अप्लाई करें। तरीक़ेकार एक वजह है, आप उसके मुताबिक आए, अपना रेंट दें। आपको भी एक अथॉरिटी के साथ आप बैठेंगे कि जी अगर रेलवे की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसका किराया दे रहा हूँ। तो ये एक प्रॉपर एक प्रोसीजर ले डाउन है और लोगों में ये अमूमन देखा ये गया है कि अगर कोई आदमी की लैंड है, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो मोस्टली रेलवे लाइन के साथ साथ चल रही होती है, तो देखा ये जाता है कि जो ज्वाइनिंग लैंड्स वाले हैं वो ही इसको इंक्रोच करते हैं। वो कहते हैं कि कोई दूसरा तो देखे आएगा नहीं, तो उस ज्वाइनिंग लैंड के साथ जो होगा वो उसको इंक्रोच करते हैं। तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है, आप उस तरीकाकार में आए ताकि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का एक सबूत भी दें। ये मेरे अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो इंसान को वो खुद पूरी करनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं जफर, जब हम बात करते हैं अपने तालीमी इदारों की, जिस तरह हम आर्ट कल्चर की सबकी बातें चल रही हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? तालीमी इदारों की अपनी एक सकाफत है, ठीक है, और उस सकाफत के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है चीज़ वो ये कि हमें इस वक्त ये अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है वो 64% है और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उस सेक्टर को हम बेहतर बना के हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। यानी कि अगर अब देखें पाकिस्तान का CPAC का प्रोजेक्ट है, क्या आया हमारी एजुकेशनल सेक्टर्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, हायर एजुकेशन कमीशन या फेडरल लेवल के ऊपर कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाएं जो कि आने वाले टाइम में जो CPAC की जो है वो हमारी डिमांड को मीट कर सकें, हम अपना जो रिसोर्स है उसको उधर फुलफिल कर सकें। और दूसरा ये कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है आज भी, ठीक है, और उस सेक्टर के साथ जो है वो तकरीबन आपका कोई 10 करोड़ के करीब फार्मर जो है वो लिंक करता है। उस सेक्टर के अंदर आप अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री हासिल करके उनके पास आगे कोई उन्हें रास्ता नजर नहीं आता, अगर इसको आप प्रॉपर इंडस्ट्री बना दें एग्रीकल्चर को, तो वो उन सब स्टूडेंट्स की यहाँ पर खपत हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये पूरी एक इंडस्ट्री है। आप इस तमाम चीजों को
पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री कि यहाँ पर जो उगाओ जो है वो चीज पैदा हो जाती है। तो आप जो है इवन के आपके पास गर्म पानी है, मौसम ऐसे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीजें। तो अभी मैं ब्रेक में जब आप गए थे तो बात कर रहा था कि हमारे जो फार्मर हैं उन्होंने सब्जियां उगाना छोड़ दी हैं। तो हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं कि जो है वो, तो जो फार्मर्स हैं हालांकि वो इतनी महंगी सब्जी जो है वो, जैसे आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि वो खरीद के जो है वो खा रहे हैं, हालांकि उनके पास लैंड भी है। अगर वो थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो दें और थोड़ी सी, तो ये रेट्स इतने हाई हो ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा आपका जो सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर से लिंक है, और जो मुल्क जरी मुल्क हो और वहां पर सब्जियों की या खाने पीने की चीजों की ये सूरत हाल हो, तो ये बड़ा एक मतलब चीजें है ना, हमारी एजुकेशन हो गई, हमारा इलाज हो गया, हमारे खाने पीने की अशिया होगी, हम तो आज तक इन्हीं से ही जंग लड़ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।